मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि वो कौन कौन से फंडामेंटल प्रोसेसेस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ में इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको पता है, लाइफ प्रोसेसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, कैसे उस फूड का ब्रेकडाउन होता है और जो एनर्जी उसे मिलती है कैसे उसका यूटिलाइज करता है अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को करने के लिए। इस वीडियो में मैंने डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इस लेक्चर में मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड डायग्राम्स का यूज किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और इस इंफॉर्मेटिव जर्नी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं ये इंफॉर्मेटिव जर्नी, फैसिनेटिंग वर्ल्ड और लाइफ प्रोसेसेस मेरे साथ। धन्यवाद। हेलो, देखो ये जो चैप्टर है काफ़ी लेंथी चैप्टर है क्योंकि इसमें कई सारे प्रोसेस हमें डिस्कस करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो देखो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या हुआ? वो सारे प्रोसेस जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। मेंटेन का मतलब अगर कोई एक प्रोसेस को हम डिलीट कर दें, ठीक है भाई, वो लाइफ में हमारे डेली रूटीन में वो प्रोसेस है ही नहीं, तो क्या हमारी लाइफ पॉसिबल है? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास हमको मान लो 5, 4, 3 कितने भी प्रोसेस कंसिडर करें और हम ये बोले कि भाई हमारे पास ये प्रोसेस है, नंबर फर्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है, सेकंड ये इम्पॉर्टेंट है, थर्ड ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से कोई एक को हम रिमूव कर दें तो क्या हमारी लाइफ चलेगी? नहीं चलेगी, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस का ही मतलब क्या हुआ? वो सारे प्रोसेस जो लाइफ को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई लाइफ क्या होती है। भाई हमने ये तो बोल दिया, ठीक है, कि लाइफ प्रोसेस क्या है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नॉन लिविंग? ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि भाई मूवमेंट, कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म अगर मूवमेंट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लिविंग। जैसे कोई कैट है वो दौड़ रही है, ठीक है। अब जैसे हम जाते हैं ना, हमें कहीं जाना होता है और अचानक से बिल्ली हमारा रास्ता काट देती है तो वो बहुत ही अनलकी टाइप का माना जाता है, ठीक है। तो अगर कैट दौड़ रही है तो हम उसको क्या क्या बोलेंगे कि भाई जो ये कैट है वो कैसी है? लिविंग है। इसी तरीके से अगर कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म, जैसे हम क्या ले लेते हैं, छोटी सी चींटी ले लेते हैं, आंट, वो मूव कर रही है तो हम भी उसको क्या बोलेंगे? भाई ये लिविंग है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मूवमेंट शो नहीं करता, कोई चीज क्या है? स्टेशनरी है, तो वो कैसी होगी? नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने मान लिया हमारे घर में कोई टेबल है, हमने रात को किसी एक कॉर्नर में रखी तो वो सुबह भी उसी कॉर्नर में रहेगी, उसने कोई मूवमेंट नहीं किया, अपने आप नहीं किया, बल्कि अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगी। तो जब ऑर्गेनिज्म खुद से मूवमेंट करता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? लिविंग। और नॉन लिविंग क्या होगा? जो मूवमेंट शो नहीं करता, ठीक है। ये तो हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने में। फिर अगर हम बात करें सेकंड, ग्रोथ। भाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पैदा हुए थे, जब छोटे से थे, फिर हम बड़े हुए, ठीक है, फिर हम और बड़े हुए और अब हम काफी बड़े हो गए हैं। या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले लो। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे? नॉन लिविंग की बात करेंगे। तो देखो नॉन लिविंग में अभी हमने टेबल लिया था, तो टेबल का साइज जितना 2 साल पहले था
सेम साइज रहता है, तो मतलब इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जो ग्रोथ है वो किसको डिफरेंशिएट करता है, वो हमारे पास डिफरेंशिएट करता है लिविंग को और नॉन लिविंग को, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो क्या हम ये मान लेंगे कि भाई इसमें मोमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहे तो ये नॉन लिविंग है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम सोते रहते हैं, स्लीपिंग टाइम होता है ना हमारा, तो हमें हमारा तो मूवमेंट नहीं करते, यहां से वहां तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं जो हमारे ब्रीदिंग मूवमेंट्स हैं। ब्रीदिंग मूवमेंट्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि भाई हम सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, सांस छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। इन दोनों से हमें पता लग रहा है कि भाई छोटे छोटे मोमेंट्स हो रहे हैं, छोटे विजिबल मोमेंट्स हो रहे हैं जो हम इजिली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिज्म कैसा है, लिविंग है। तो जब हम सोते रहते हैं उस टाइम पे भी हम क्या रहेंगे, लिविंग रहेंगे, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग तो ब्रीथ भी नहीं करता, ओके। तो ये सारे फीचर्स हैं जो क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद हाँ, अगर हम बात करें सेल्फ रिपेयर की, सेल्फ रिपेयर का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, हम खुद ही अपना एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें क्या हो गई, कोई इंजरी, कोई चोट लग गई, ठीक है, हम खेल रहे थे, गिर गए, ठीक है, तो हमें क्या हुआ, थोड़ा सा हमारा ब्लड निकला, ओके। ब्लड निकलने के बाद कुछ दिन के बाद जब हमने उसको ऑइंटमेंट वगैरह लगाई तो हमारा जो इंजरी थी, जो हमारी चोट थी वो ठीक हो गई, मतलब उसमें क्या हो गया, रिपेयर हो गया। इसका मतलब जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्फ रिपेयर करते हैं कि भाई चोट लग गई तो कोई बात नहीं, हम अपना रिपेयर खुद कर लेंगे। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग की यहां पे बात करें, नॉन लिविंग में अगर कोई चीज टूट जाती है घर में, तो जब तक हम उसका रिपेयर नहीं करते तो उसमें क्या नहीं होता, वो ठीक नहीं हो पाती। इसका मतलब नॉन लिविंग में जो रिपेयर है उसकी कैपेसिटी नहीं होती है, ओके। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करैक्टरिस्टिक फीचर्स होता है जो एक लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करता है, वो हमारे पास होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब आप लोग बोलो कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये वर्ड तो हमने नहीं सुना, ठीक है, हमने सुना है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटी जो कहां हो रही है, जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। उन एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। और ये जो पूरा फिनोमिना होता है कि भाई किस तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत स्पेसिफिक फीचर है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब देखो अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेगा। और इस मेटाबॉलिज्म को हम फर्दर 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे भाई, जब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या तो रिएक्शन, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, रिएक्शंस में क्या होता है, क्या तो एडिशन होगा, क्या तो कोई नया सब्सटेंस बनता है, या फिर किसी सब्सटेंस का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी 2 तरह की होगी। फर्स्ट जिसमें क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है, और एडिशन होने के बाद क्या बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको हम कह देते हैं एनाबॉलिज्म। एना का मतलब जब कोई 2 चीज जुड़ के क्या बनाती है, एक नई चीज बनाती है, उसको हम बोल देते हैं एनाबॉलिज्म। दूसरा हमारे पास होता है जिसमें ब्रेकडाउन हो, तो उसको हम बोल देंगे कैटाबॉलिज्म। कैटा का मतलब क्या, कोई बड़ी चीज है, कोई भी हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन छोटे छोटे में हो जाता है,
तो उसको बोलेंगे कैटा। तो कैटाबॉलिज्म तो बहुत ही सिंपल है याद करना। कैटा का मतलब कट 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 काटना, ठीक है। एना का मतलब क्या, एडिशन जोड़ना, ओके। देखो इसको बहुत ही कॉमन तरीके से अगर हम याद रखें तो हम 2 वर्ड से इनको याद रख सकते हैं। 6th क्लास में हम पढ़ते हैं ना फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई, CO2 है, वाटर है, ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, ये पढ़ते हैं ना। तो देखो जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलके क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, हमारा फूड बनाया। तो इसमें कोई चीज बनी है ना, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, एनाबॉलिज्म का। और कैटाबॉलिज्म मतलब कोई चीज टूट रही है। तो देखो हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, जो इस चैप्टर में भी हमें आगे डिस्कस करना है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी खाना हम खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो सिंपली अगर आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स में किसी चीज को याद करना चाहते हो ना, इन दोनों वर्ड्स को, तो एनाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस याद रख लेना, कैटाबॉलिज्म में रेस्पिरेशन याद कर लेना, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म क्या होगा, दोनों का एग्रीगेट, ठीक है। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा मेटाबॉलिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, शो करता है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखो अब ये भी पता चल गया कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो देखो मैंने क्या बोला, जो भी प्रोसेस हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं, ठीक है, या हेल्प करते हैं, उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो लाइफ को मेंटेन करते हैं। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है न्यूट्रिशन, ओके। सेकंड हमारे पास आता है रेस्पिरेशन, ओके। थर्ड हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ हमारे पास आता है एक्सक्रीशन, ओके। तो ये जो चारों प्रोसेस हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। इनमें से अगर हम एक को भी क्या कर दे, गायब कर दे, हटा दे, तो हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ओके। तो ये सारे प्रोसेस किसके अंडर आते हैं, लाइफ प्रोसेसेस के अंडर। और इस चैप्टर में हमें चारों प्रोसेस को किस में पढ़ना है, डिटेल में स्टडी करना है। इसी वजह से बायो का ये जो चैप्टर है काफी लेंथी चैप्टर है, क्योंकि देखो ये एक चैप्टर 4 चैप्टर के बराबर है। इसमें 4 टॉपिक है ना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं किससे, न्यूट्रिशन से, ओके। द फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन जो टर्म है ना, वो किसी से मिलती जुलती है। जो आप लोग पढ़ते हैं कि ये हमें एनर्जी देते हैं, ये हमें क्या देंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, हमें एनर्जी देता है, ठीक है। प्रोटीन हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। तो एक वर्ड होता है इससे मिलता जुलता, अभी मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो देखो ये जिस कैटेगरी में आते हैं उसके लिए एक वर्ड होता है न्यूट्रिएंट्स। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स है उसमें क्या डिफरेंस है। बच्चों को क्या लगता है कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम सेम से हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या है, डिफरेंस होता है। देखो न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, ठीक है। दीज आर सब्सटेंसेस जो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। और उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी की जो ग्रोथ है, जो भी डेवलपमेंट है, वो सब किसकी वजह से पॉसिबल है, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से।
तो अब आप लोग पूछोगे कि भाई न्यूट्रिएंट्स में आते क्या क्या है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये लोअर क्लासेस से हम पढ़ते हैं, 5th क्लास से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, हमारे फूड में प्रोटीन्स होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए। तो देखो ये जो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, ये जब भी हम फूड में शामिल करते हैं, फूड में लेते हैं, तो ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। और ये जो सब्सटेंस हमें जो एनर्जी देते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स आर दो सब्सटेंस विच गिव अस एनर्जी एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इन न्यूट्रिएंट्स के नेचर की बात करें, देखो ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। क्योंकि देखो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हमें कोई न्यूट्रिएंट स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो। देखो माइक्रो जो टर्म होती है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? स्मॉल के लिए। ठीक है, अगर कोई न्यूट्रिएंट हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? मैक्रो। ठीक है, माइक्रो याद रखना स्मॉल के लिए यूज करते हैं, मैक्रो हम किसके लिए यूज करते हैं? लार्ज के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब बात आती है न्यूट्रिशन की। भाई न्यूट्रिएंट्स तो हमने पढ़ लिए, अब हमारे पास न्यूट्रिएंट के अलावा भाई अगर हम बात करें न्यूट्रिशन, जब हम इन न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ठीक है भाई, हमने खाना बनाया, खाने में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी, मिनरल, हमने सब मिक्स कर लिया, रोटी, सब्जी, दाल, ठीक है, सैलड, ओके, एक स्वीट्स है, कोई भी लड्डू, ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारी डाइट में इंक्लूड है। तो जिस मोड से हम इनको क्या करते हैं? बॉडी में लेके जाते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड। इंजेक्शन नई टर्म है ना आप लोगों के लिए, तो दूसरी टर्म कर लो, इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, कि भाई जो जिस प्रोसेस से हम फूड को खाते हैं, अपने माउथ में लेके जाते हैं, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो आपको समझ में आया, जो न्यूट्रिशन है वो तो क्या है? एक प्रोसेस है, और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस हैं। तो दोनों सेम तो नहीं हो सकते ना। ओके, तो जब हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं प्रॉपर जो हमें अच्छा लगता है, और फिर उस खाने को जो हम खाते हैं, ये जो मोड होता है टेकिंग ऑफ फूड, इसको कहते हैं हम न्यूट्रिशन। क्लियर? तो अब आगे हमें डिस्कस करना है कि भाई जो न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप्स का होता है। तो देखो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, बेसिकली हमारे पास दो तरह का न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन लिखते हैं पहले, पता लग गया ना न्यूट्रिशन क्या हुआ? मोड ऑफ टेकिंग फूड। तो न्यूट्रिशन हो गया दो तरह का जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक, एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोट्रोपिक। ओके, देखो नाम से देखो, बायो में कोई चीज रटने की नहीं होती, क्रैम नहीं करना होता है किसी चीज को। तो देखो ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या हुआ? कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, वो किस में आएगा? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है, हेट्रो का मतलब क्या होता है?
डिफरेंट। जैसे भाई केमिस्ट्री में पढ़ते ना होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब क्या हुआ? जिसकी कंपोजिशन अलग है। तो यहाँ पे हेट्रोट्रॉप का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते या नहीं बनाते और अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भाई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो सबको पता है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे एल्गी है, हम कहते हैं ना साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? ऑटोट्रॉप के कैटेगरी में आएंगे। जो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो कौन होते हैं? एनिमल्स। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है कि खाना तो खुद बना रहे हैं लेकिन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट डिस्कस किसके बारे में करेंगे? ऑटोट्रॉप के बारे में, कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो क्या होता है। तो हेडिंग लिख देते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्या? ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ऑन फूड। ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भाई खाना खुद बन रहा है तो फोटोसिंथेसिस का यूज हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस में प्लांट किसको यूज करते हैं? लाइट एनर्जी को। लाइट एनर्जी का यूज हुआ, लेकिन हमारे पास बना क्या? ग्लूकोज। इसका मतलब लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर दिया गया? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर? थर्ड पॉइंट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारे पास कौन से एग्जांपल आते हैं? ग्रीन प्लांट्स। और एक दूसरा मैंने अभी बताया था आप लोगों को, क्या? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हुआ? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस से, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरियन के एग्जाम्पल है, और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब सेकंड है हमारे पास हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फर्स्ट पॉइंट, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। भाई ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। ठीक है, सेकंड, अगर अपना खाना बना ही नहीं रहे तो फोटोसिंथेसिस का यूज नहीं करेंगे, और जो लाइट एनर्जी है वो किस में चेंज नहीं होगी? केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, एग्जाम्पल एनिमल्स, और हम भी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी किस में आते हैं? इसे में आते हैं।
ठीक है। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, आई थिंक ये चारों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स में ये 4 है, ठीक है, और ऑटोट्रॉप्स में ये 4 डिफरेंस आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन में हमने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म है अपना फूड है किससे बना रहे हैं? किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। तो हमें अब पढ़ना है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो देखो फोटोसिंथेसिस यहां पे देखो इसकी जो ये वर्ड है ये खुद ही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना। हम मेक या सिंथेसाइज लिख सकते हैं। तो जब ऑर्गेनिज्म लाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अब एग्जाम में इतना तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि भाई जो छोटी क्लासेस है, लोअर क्लासेस में भी हम तो यही तो पढ़ते हैं कि भाई जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो अब इतने छोटे थोड़ी ना हो कि यही डेफिनेशन तुम वहां पे लेके आ जाओगे। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास टोटल कितने स्टेप्स होते हैं? मेन 3 स्टेप्स होते हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, या फिर हम लाइट एनर्जी को क्या कह सकते हैं? सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब मुझे बताओ क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है? ऑब्वियस सी बात है, कहां होगा? लीव्स में, ठीक है। सेकंड, जब लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कि भाई जैसे ही लाइट एनर्जी मिली तो वाटर क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। किस किस में? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। यहां पे मैंने कार्बोहाइड्रेट क्यों लिखा है? क्योंकि ग्लूकोज भी तो कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है। यहां पे चाहिए ग्लूकोज लिख दो कि जब भाई हमारा फोटोसिंथेसिस होता है तो हमारे पास क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप है हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। लाइट एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर वाटर की स्प्लिटिंग होगी, और वाटर की स्प्लिटिंग के बाद क्या होगा? CO2 का रिडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो इतना तो हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरोफिल जो होता है लीव्स में कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। आपने 9th क्लास में सेल ऑर्गेनेलीज वाले चैप्टर में इसको पढ़ा होगा,
क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, एक सर्कल, ठीक है, और एक और बना देते हैं। ये सेकंड। फिर इसके अंदर कुछ स्टैक्स बना देते हैं इस तरीके से, जैसे रोटी होती ना, एक के ऊपर एक रख दो, या फिर जैसे हम ब्रेड मार्केट से लेके आते हैं ना, तो ब्रेड क्या होते हैं, एक के ऊपर एक रखी होती है ना ऐसे, तो हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना। एक यहां बना दो और इनको क्या कर दो, फिर अटैच कर दो। ठीक है, इसको इससे अटैच कर दो। ओके, कुछ हमारे पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे स्टार्च होता है ना, खाना हमारा, ठीक है, कुछ राइबोसोम्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है, क्लोरोप्लास्ट का होता है। जिन बच्चों ने 9th क्लास को अच्छे से पढ़ा है वो अच्छे से इसको समझ सकते हैं और उनको समझ भी आ रहा होगा। देखो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। सेकंड जो लेयर है उसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो ये जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, ऐसे ये जो स्पेस है ना ब्लैक ब्लैक जो हमें नजर आ रहा है इन स्ट्रक्चर्स इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ओके, उसके बाद देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये, इसको बोला जाता है ग्रेना। क्लियर। अब ये जो जोड़ने का काम करता है इनको हम कहते हैं मिडल लैमिला। ठीक है, ये क्या है, स्टार्च के ग्रैन्यूल, स्टार्च ग्रैन्यूल। कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं, डीएनए भी होता है। ठीक है, अब देखो अगर इस पूरे स्टैक को तो हमने ग्रैना बोला, लेकिन अगर सिर्फ हम एक इस चपाती या एक ब्रेड की बात करें, इसको बोलते हैं हम थाइलैकॉइड। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको मतलब इनलार्ज करके बनाऊं स्ट्रक्चर को, तो देखो ये ऐसे बनेगा, एक प्लेट ये, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, तो देखो कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे ये है हमारे पास, ये एक है ना ये, तो सिर्फ इस एक को हम क्या कह रहे हैं, थाइलैकॉइड बोल रहे हैं। ओके, और अगर हम इस पूरे की बात करें, जब एक के ऊपर एक रखी हूं इन चारों को, तो इसको एग्रीगेट हम बोलेंगे ग्रैना। ठीक है, ओके, अब इसको डिस्कस करने का मोटिव क्या था, देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे क्लोरोफिल के बारे में। ठीक है, हमें ये पढ़ना था कि भाई क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में कहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, जो ग्रैना का जो थाइलैकॉइड पार्ट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। थाइलैकॉइड को याद रख सको बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार हो सकता है एमसीक्यूज में थाइलैकॉइड ऑप्शन में ना हो, सिर्फ ग्रैना हो, तो आप किसको टिक करोगे, ग्रैना को। तो जो क्लोरोफिल है वो कहां प्रेजेंट होता है, ग्रैना में प्रेजेंट होता है। आई थिंक ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का, ये आपको क्लियर हो गया होगा और ये भी पता चल गया होगा क्लोरोफिल कहां होता है। ठीक है, तो देखो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूं। ग्रैना, ग्रैना के अंदर क्या होता है, ग्रैना के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, और हमने क्या बोला, जो फर्स्ट स्टेप है हमारी फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। कि भाई जो हमारे पास लाइट एनर्जी था वो क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई।
ठीक है। और ये जो एब्जॉर्प्शन है किसने किया? क्लोरोफिल ने, ठीक है। लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ। लाइट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन होते ही जो वाटर है क्या हो गया? उसकी स्प्लिटिंग हो गई। किस किस में? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। देखो जब ये स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिट हो गया ना हमारा वाटर, तो हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल। अब एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसिन टी है तो क्या होगा? ट्राई, और पी फॉर फॉस्फेट, कि जब हमारे पास कितने फॉस्फेट हो? 3। एक हो गया हमारे पास एडीपी, एनर्जी मॉलिक्यूल, और दूसरा हमारे पास होता है कौन सा? एनएडीपी। तो हमारे पास ये 2 एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल कब बने? जब इस क्लोरोफिल ने, ठीक है, किसको एब्जॉर्ब किया? लाइट एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो इसमें क्या बने? एनर्जी मॉलिक्यूल बने। इसलिए ये जो पूरी रिएक्शन है हमारी, इसको हम क्या बोल देते हैं? लाइट रिएक्शन। और ये जो लाइट रिएक्शन है कहां पे होगी? ग्रेना में। अब आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं ग्रेना में क्यों होगी? क्योंकि जो हमारा क्लोरोफिल है वो कहां प्रेजेंट होता है? ग्रेना में ही प्रेजेंट होता है। क्लियर? अच्छा ठीक है, लाइट रिएक्शन हो गई। लाइट रिएक्शन से हमें एनर्जी मिल गई। अब क्या हो गया? दूसरा जो हमारा स्टेप होगा, दूसरा नहीं, इसके अकॉर्डिंग दूसरा, फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग तीसरा। तीसरा क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये कैसे होगा भाई? इसमें तो लाइट का भी यूज नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो देखो ये जो रिडक्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको लाइट की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ क्या करती है? जो हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे ना, जो बने एनर्जी मॉलिक्यूल्स, क्या क्या बने थे? एटीपी और दूसरा एनएडीपी। ये सिर्फ क्या करती है? इनका यूज करती है, और इनका यूज करके रिडक्शन कर लेती है अपना, और क्या बना देती है? हमारे पास ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बना देती है, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन कहते हैं। और डार्क रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये कहां पे होगी? स्ट्रोमा के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में जो मैट्रिक्स होता है ना, उसके अंदर क्या होती है? हमारी डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। तो देखो फोटोसिंथेसिस को अगर हम देखें, डिटेल में देखें, तो फोटोसिंथेसिस सिंपली 2 रिएक्शन में कंप्लीट होता है। ठीक है, पहली रिएक्शन होती है हमारी लाइट रिएक्शन, और दूसरी हमारी होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। और लाइट रिएक्शन कहां पे होगी? जहां पे क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल कहां होता है? ग्रेना में, ठीक है। डार्क रिएक्शन में डायरेक्टली लाइट एनर्जी का यूज नहीं होता, वो सिर्फ एनर्जी मॉलिक्यूल जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज करते हैं और CO2 का रिडक्शन करते हैं। इसलिए जो डार्क रिएक्शन है वो कहां होगी? स्ट्रोमा के अंदर। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा लाइट एंड डार्क रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, डेजर्ट जो प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर स्टोमेटा जो है वो डे टाइम में क्लोज रहते हैं,
ठीक है। और नाइट में क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? देखो इसमें क्या होगा, नाइट में ये क्या करेंगे, CO2 का यूज करेंगे, और CO2 का यूज करके क्या बना लेंगे, इंटरमीडिएट बना लेंगे, ठीक है। और जैसे ही इनको मॉर्निंग में लाइट मिलेगी, इस इंटरमीडिएट से क्या बना लेंगे, फूड बना लेंगे। आपको ये बात समझ नहीं आई? देखो इसको बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। हमें क्या बनानी है, हमें खीर बनानी है, ठीक है। अब खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होते हैं, चावल, राइस, ठीक है, दूध चाहिए होता है, ठीक है, और शुगर, चीनी चाहिए होती है भाई। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स और ये सब एडिशनल होता है, ठीक है। तो देखो हमारे घर में क्या हो गया, मम्मी को खीर बनानी है, ठीक है, और हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं। क्या क्या, एक मिनट, हमारे पास राइस भी है, हमारे पास दूध भी है, लेकिन चीनी नहीं है, ठीक है। तो मम्मी क्या करेगी, रात को दूध और राइस दोनों को मिक्स कर देगी, ठीक है। और जब सुबह पापा मार्केट से चीनी लेके आएंगे तो सुबह क्या कर देगी, शुगर को ऐड कर देगी, तो फाइनली हमारी क्या बन जाएगी, खीर बन जाएगी। तो रात में जब हमने दूध और चावल को मिला के उसको पकाया तो उससे क्या हो गया, खीर बन गई। सिर्फ किसकी कमी रही थी, शुगर की कमी रही थी ना। तो ये जो रात में हमने बनाया ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, और जब सुबह चीनी मिली तो वो क्या बन गई, खीर बन गई। इसी तरीके से डेजर्ट प्लांट में भी ऐसा होता है कि भाई CO2, टोमेटा रात को ओपन हुए तो प्लांट ने क्या किया, CO2 तो ले लिया, ठीक है, और CO2 लेके उसने एक इंटरमीडिएट बना दिया, और जैसे ही दिन में लाइट मिली उससे क्या बन गया, फूड बन गया, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NCERT में भी गिवन है ये, ठीक है, कि डेजर्ट प्लांट में कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं स्टोमेटा के बारे में, जो मैं पहले डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन अब डिस्कस कर लेते हैं। स्टोमेटा आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। देखो स्टोमेटा क्या होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, मीन स्मॉल, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। अब देखो लीफ का डायग्राम पता है ना सभी को, ये डिजाइन सा होता है ना, जब बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं ना, जब ये बनाते हैं, तो देखो इसके अंदर ये जो बीच में हमें नजर आ रही है ना, ये जो येलो येलो, इसको हम कहते हैं मिडरिब। और मिडरिब क्या होती है, लार्जेस्ट वीन होती है, ठीक है। ये है, ये वीन है। अब इसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप कभी भी देखना लीव्स को, इनको बोला जाता है वीनलेट्स। क्लियर। ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, जैसे इन डिजाइन्स को छोड़, जो ब्लैंक है, इसको हम कहते हैं लैमिना। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, लीफ का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। तो हमारे जो स्टोमेटा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बताओ, लीफ में, ठीक है। ओके, हमें ये भी पता लग गया भाई लीफ में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है ये हमें जानना है। तो देखो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए हम,
और ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम वो सारे इंपॉर्टेंट है। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट। ओके, देखो ये जो स्ट्रक्चर हमें ये दिख रहा है अंदर, ये वाला जो पोर्शन जिसमें मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ, इसको कहते हैं हम स्टोमेटा या फिर स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, गोल गोल सर्कल, ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो दो सेल है ना बीम जैसी शेप की, इनको कहते हैं गार्ड सेल्स, और ये हमारी होती है एपिडर्मल सेल्स। एक मिनट, एपिडर्मल सेल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब देखो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। तो देखो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ये जो स्टोमेटा है हमारा स्टोमेटल पोर, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करती है। ठीक है, कि भाई स्टोमेटा कब हमारा ओपन होगा, कब हमारा क्लोज होगा, ये कौन तय करेगा, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स अगर स्ट्रिंग कर जाएगी तो हमारा स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, अगर ये रिलैक्स कर जाएगी तो हमारा स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इनके दोनों के डायग्राम, अगर स्टोमेटा क्लोज होगा तो उसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, और ये बाकी का स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो देखो स्टोमेटा की फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो दो ही मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे भाई, प्लांट को क्या चाहिए, CO2 चाहिए। ठीक है, और वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। तो CO2 को तो कहां से लेगा, एटमॉस्फेयर से, और ऑक्सीजन को कहां रिलीज कर देगा, एटमॉस्फेयर में। तो ये जो एक्सचेंज होता है ये कौन कराता है, स्टोमेटा करवाता है। दूसरा ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि जो वाटर है उसका लॉस होना, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स from aerial part of the plant, aerial parts of the plant, मतलब जो ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं उससे जो पानी का लॉस होता है वेपर्स की फॉर्म में, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की वजह से ही क्या है, जो हमारा प्लांट है उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। मतलब अगर हमें क्या करना है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, तो उसमें ट्रांसपिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपने देखा होगा, एक होता है ना बनाना ट्री के जैसा, जैसे बनाना होता है ऐसा ही एक फूल होता है जिसको हम केली बोलते हैं। उसकी सुबह देखना, जब हम सुबह उठेंगे ना तो उसकी जो लीव्स होती है ना, उस पर वाटर ऐसे ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है, जैसे मोती से मोती रखे होते हैं इस तरीके से। तो ये जो इस लीफ के ऊपर वाटर आया है वेपर्स की फॉर्म में, ड्रॉप्स की फॉर्म में, ये किसकी वजह से आया है, ट्रांसपिरेशन की वजह से आया। तो स्टोमेटा के दो फंक्शन आप बहुत अच्छे से याद कर लो, फर्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द सेकंड इज ट्रांसपिरेशन। क्लियर, ये था हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ते हैं अपना हेटरोट्रॉप्स के टाइप्स। देखो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता। ठीक है, खुद नहीं बनाता तो किस पे करेगा, दूसरों पे डिपेंड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड।
तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हमें टाइप्स पढ़ने, तो फर्स्ट होता है इसमें सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड हमारे पास होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम होलोजॉइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट हमारा कौन सा है? सैप्रोट्रॉफिक को पढ़ते हैं। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो, सैप्रोट्रॉफिक बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको याद रखना है। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग का मतलब जो मर जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे मैटर से अपना क्या करता है? फूड ड्राइव करता है। द ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव इट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है, इज नॉन एज सैप्रोट्रॉफ्स। उसको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, और इस मॉड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉफिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन। सिंपली आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है, द मॉड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म derive its food from dead and decaying matter is known as saprotrophic mode of nutrition. Okay? दूसरा हमें क्या याद रखना है? एग्जाम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो हमारे पास फंगस होती है ना, फंजाई, ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड पे उग जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ईस्ट जो हम फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं केक बनाने के लिए, जेलीज बनाने के लिए। ठीक है, एंड थर्ड इज अगैरिकस। सॉरी, कॉमन अगैरिकस को हम बोलते हैं मशरूम। आप लोग खाते हैं ना मटर मशरूम, तो फंगस में क्या होता है? सैप्रोट्रॉफिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो आपको ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल याद रखने हैं फंगस के, ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा है? पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखो, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पहले हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक होता है पैरासाइट, एक होता है होस्ट। ठीक है, तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो खाना छीन के खाता है, और जिससे खाता है वो क्या होता है? होस्ट। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल, अमरबेल प्लांट के केस में, जिसको हम कस कटा बोलते हैं। ठीक है, देखो, अमरबेल को अगर तोड़ के हम किसी भी दूसरे पौधे पे डाल, जैसे ये हमारे पास कोई भी प्लांट है, बहुत अच्छा था, हमने क्या किया? एक अमरबेल ली और उसके ऊपर डाल दिया ऐसे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये तो बेचारा खराब हो जाएगा, और ये जो अमरबेल थी वो क्या हो जाएगी? फैलने लग जाएगी। ठीक है, तो इस केस में जो हमारी अमरबेल है, ठीक है, ये जो अमरबेल है ये तो क्या है? पैरासाइट है। अब ये अपना खाना खुद तो बनाएगी नहीं, ये कहां से अपना खाना ड्राइव करेगी? इस प्लांट से, और ये प्लांट क्या है? होस्ट। तो जिससे खाना निकाला जाता है वो होस्ट होता है, और जो खाता है खाने को वो क्या होता है? पैरासाइट होता है। क्लियर? उसके अलावा आप लोगों को याद रखना है, लाइस, हमारे बालों में जुए होते हैं ना, अब जो नहाते ही नहीं है उनकी बात कर रही हूं मैं, किसी किसी के बालों में हो जाते हैं। ठीक है, टिक्स, डॉग्स वगैरह में छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, टिक्स है, लाइस है हमारे पास, लीचेस हैं, बरसात के मौसम में आते हैं ना। ठीक है, टेप फॉर्म है। These are the example of
पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देती हूं कि जो पैरासाइट्स है ना, वो दो तरह के होते हैं। इसको हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं एंडोपैरासाइट, दूसरा होता है एक्टोपैरासाइट। ठीक है, एंडो का मतलब जो बॉडी के अंदर रहते हैं, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर रह के फूड ड्राइव करते, जैसे कुछ बैक्टीरिया होता है ना हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या हो गए, एंडोपैरासाइट। दूसरा हमारे पास होता है एक्टोपैरासाइट, जो सरफेस पे रहते हैं, जैसे जुए लाइस, वो कहाँ रहती है, हमारे बालों पे, बालों में रहती है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक्टोपैरासाइट्स। ओके, तो दिस इज अबाउट पैरासिटिक एंड सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रिशन है वो कौन सा आता है, होलोजोइक। देखो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड और लिक्विड फूड को इनटेक करता है। इनटेक का मतलब खाता है। ठीक है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। नंबर फर्स्ट इज इंजेशन, नंबर 2 इज डाइजेशन, नंबर 3 is absorption, number 4 is assimilation, and number 5 is egestion। तो अगर ये डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ या डिफाइन होलोजोइक न्यूट्रिशन, so the mode of nutrition in which organism take solid or liquid food is known as holozoic nutrition, and it involves ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। अब पढ़ते हैं कि भाई ये जो 5 स्टेप है इनका मतलब क्या होता है। देखो, इन और यहाँ पे ई, सिर्फ यही डिफरेंस है दोनों में ना। तो देखो, इनका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, कि हम खाना कैसे ले रहे हैं। हमने खाना लिया, अपने मुंह के अंदर डाला, दिस इज इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद खाना डाइजेस्ट होता है, हमारा खाना हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है ना, तो डाइजेशन। खाना डाइजेस्ट होने के बाद, अब जैसे घर में मम्मी जब खाना बना लेती है तो उनको डाल के रख देती है, वो कहती है आओ खाओ। ठीक है, सबकी प्लेट लगा देती है। ठीक है, तो जब खाना डाइजेस्ट हो गया तो उस खाने को क्या करना है, हमें एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अब हमने खाना खा लिया, अब जो खाना खाया है उससे हम क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे, और एनर्जी लेने के बाद जो अलग अलग जो हमारी सेल की एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करेंगे, वो हो गया एसिमिलेशन। और एक्टिविटी करने के बाद, एनर्जी को यूज करने के बाद कुछ ऐसी भी चीजें बनेगी जो अनडाइजेस्टेड है या फिर जो वेस्ट है, तो रिमूवल जो होता है ऑफ वेस्ट, उसको हम क्या देते हैं, इजेशन। तो दीज 5 स्टेप आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इंजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन क्या मतलब होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, किसका, क्या पढ़ते हैं बताओ। एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, अमीबा, पैरामीशियम एंड ह्यूमंस। तो लेट फर्स्ट डिस्कस अबाउट अमीबा। देखो, अमीबा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलर का मतलब होता है एक सेल का। ठीक है, इरेगुलर शेप है,
कोई फिक्स शेप नहीं होती इसकी, ठीक है। तो देखो जो अमीबा है उसकी शेप बना लो, कैसे भी बना लो, जब इरेगुलर ही बोल दिया तो हमने, जिसकी जैसे ड्राइंग। अब इन बच्चों को, उन बच्चों को फायदा होता है जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है। अब इस अमीबा ने क्या किया, अब इसका फूड भी तो बनाना पड़ेगा ना हमें। इस अमीबा को कोई फूड दिखाई दे गया ये, ठीक है। डिजाइन बना देते हैं। अब इसको फूड दिखाई दिया तो अब ये क्या कहेगा, चलो भाई फूड की तरफ चलते हैं, भागो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, इसका फूड तो इधर ही रहेगा, ठीक है। और अमीबा क्या करेगा, इसके तरफ जाएगा, चल भाई पकड़ लेते, भाग नहीं जाना चाहिए भाई ये, ठीक है। ओके, फिर इसने सोचा भाई अब एक बार में तो पकड़े, एकदम से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे। और नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा, ये जो हमारा फूड इसको दिखाई दिया था उसको ट्रैप कर लेगा। ये फूड था, लेगा और इस तरीके से, एक मिनट, ऐसे, ठीक है, ओके। और फिर खाना इसके फूड वैक्यूल में चला गया और क्या कर लेगा, ये खाने को डाइजेस्ट कर लेगा। इसके बीच में आप एक फिगर और भी बना सकते थे, कौन सा, ऐसे कि ये अमीबा है, कि फूड को क्या कर लेगा, वो कर लेगा, ठीक है। चाहे आप सीधा ये भी बना दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से अमीबा क्या करता है, अपने फूड को डाइजेस्ट करता है, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसने मॉडिफिकेशंस कैसे कर ली, इसकी मेम्ब्रेन तो सिंपल सी थी, ये कैसे मॉडिफाई कर ली। अब मॉडिफाई किए तो इसका भी नाम हमें एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। तो देखो ये जो इसने मॉडिफाई की यहाँ पे इन मॉडिफिकेशन को बोलते हैं हम सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। और जब अमीबा इस तरीके से अपना खाना इंजेस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो इंजेक्शन ऑफ फूड इन अमीबा इज नॉन एज फैगोसाइटोसिस। और सूडोपोडिया क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। देखो यहां पे सूडो का मतलब होता है क्या, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट। तो सूडोपोडिया क्या हो गया, झूठे पैर, कि मतलब जब इसको खाना दिखता है तो झूठ मूठ के पैर बना के उस फूड की तरफ भागेगा ये, और उसको ट्रैप कर लेता है और उसको इंजेस्ट कर लेता है। तो ये होता है हमारे पास अमीबा। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा आता है पैरामीशियम। देखो पैरामीशियम की क्या होती है, स्पेसिफिक शेप होती है स्लीपर्स की जैसी। आपने देखा होगा ना, कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आए कि पैरामीशियम अपना खाना कैसे लेती है। तो पैरामीशियम में एक स्पेसिफिक स्पोर्ट होता है, उस स्पेसिफिक स्पोर्ट की वजह से वो क्या करती है, अपना खाना इंजेस्ट करती है। और पैरामीशियम के अंदर जो खाना है, जो फूड है, वो मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं इसके सरफेस के ऊपर। जैसे यहां पे अगर मैं बनाऊं ये ऐसे डॉट डॉट से ना, इनको वो समझ लो, ठीक है। तो दीज आर सीलिया और दे हेल्प इन मूवमेंट और ट्रांसफर ऑफ फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी।
तो पैरामीशियम आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, स्पेसिफिक डेफिनेट शेप होती है, इसी वजह से स्पोर्ट की वजह से वो अपने खाने को इंजेस्ट करती है और जो खाना है वो सीलिया की हेल्प से क्या होता है, मूव करता है। ओके, और अमीबा वाला जो केस है उसका डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये वीडियो थी हमारी न्यूट्रिशन के बारे में कि भाई न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, सैप्रोट्रॉपिक होते हैं, अमीबा में कैसा होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी में से इसको लाइन टू लाइन आप स्टडी करो, ठीक है, रीड करो और इस स्लाइड को देखो, आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।